सात ऐसे रेसलर्स जिनको WWE ने कभी उस टॉप लेवल तक पुश नहीं करा, लेकिन ये वो रेसलर्स हैं जिन्होंने WWE छोड़ी और दूसरी कंपनीज में जाके बन गए टॉप चैंपियंस। कौन है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, टॉप 7 वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जो कि काफी सारे केसेस होते हैं WWE में। यानी कि WWE एक सुपरस्टार को साइन करती है, वो आता है इनकी कंपनी के अंदर, काफी उम्मीदें होती हैं सबको इस सुपरस्टार से, उसको पुश भी मिलता है, लेकिन कभी वो उतनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता जितना कि फैंस उसको देखना चाहते हैं या फिर जितना कि वो डिजर्व करता है। और एट द एंड जो पूरी कहानी एक सैड स्टोरी की तरह खत्म हो जाती है, क्योंकि ये सुपरस्टार कंपनी को फिर से छोड़ के चले जाता है। और आज हम ऐसे 7 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर दे। जो हमारा गोल रहने वाला है वो होगा 1000 लाइक्स का। और नंबर 7 पे नाम आता है जूस रॉबिन्सन का। अब WWE में जूस रॉबिन्सन गाइस नाम था इनका CJ पार्कर, और इनका एक इस तरीके का गिमिक था जो कि फैन से कभी ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाया। और NXT में बेसिकली इनका रोल था कि बाकी सुपरस्टार से हारते थे ताकि वो सुपरस्टार ओवर हो सके, और इनको कुछ खास सक्सेस मिला नहीं NXT में, जिसकी वजह से कंपनी छोड़कर चले गए। लेकिन उसके बाद ये न्यू जापान प्रो रेसलिंग में गए और वहां पे जिस तरीके से वन ऑफ द टॉप स्टार्स बन चुके हैं कंपनी के, क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनके अंदर कितना ज्यादा टैलेंट था। वहां पे IWGP यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी रह चुके हैं और IWGP टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। तो क्लियरली यहां से आइडिया लगता है कि अगर WWE में जूस रॉबिन्सन का गिमिक थोड़ा सा बेटर होता तो शायद वो वहां पर भी सक्सीड कर सकते थे। नंबर 6 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है गाइस EC3 का। अब अगर हम देखें तो इनका करियर काफी अजीब सा रहा है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया था WWE के साथ ही, जहां भी इनका नाम था डेरिक बेटमैन। और इसमें बेसिकली इनको कुछ भी नहीं करने को मिला कंपनी के अंदर, बस ये काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन थे और इनको WWE कोई अपॉर्चुनिटी दे नहीं रही थी। तो इन्होंने डिसाइड करा मुझे अपने करियर को प्रोग्रेस करने के लिए आगे जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा WWE को, और इन्होंने TNA को ज्वाइन करने का ऑप्शन चुना। और वहां पे TNA ने गाइस इनका नया कैरेक्टर सोचा जो कि था EC3, और इसी गिमिक के साथ इनको TNA का वर्ल्ड चैंपियन भी बनाया। तो जहां एक तरफ WWE कुछ खास सोच नहीं पा रही थी इस रेसलर के लिए, वहीं TNA ने इनके लिए एक बहुत अच्छा गिमिक भी सोचा। और जब इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए तो WWE ने सोचा कि भाई हम इनको फिर से रीसाइन करते हैं, और वो वापस आए WWE के अंदर एक ऐसी मोमेंट लेके कि हाँ भाई अब तो मैं पॉपुलर हो चुका हूं और मेरे को WWE में सक्सीड होने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बार फिर से जो है WWE ने उनको बर्बाद कर दिया, कभी कुछ ढंग से उनको दिया ही नहीं, बैकस्टेज कॉमेडी रोल्स देते रहे, और अपने करियर में इन्होंने दूसरी बार WWE को छोड़ा और अब एक बार फिर से इंपैक्ट रेसलिंग के साथ साइन कर चुके हैं। नंबर 5 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है DDP का, यानी कि डायमंड डैलस पेज। और जब WWE के अंदर DDP आए थे तो ऐसा लगता था कि इनसे उम्मीदें बहुत लगाई जा रही हैं कि ये कुछ बन सकते हैं, एक ऐसा सुपरस्टार जिसके प्रोमोस भी अच्छे हैं, जो कि लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। लेकिन शायद WWE ने इनको कभी उस तरीके से सोचा नहीं, क्योंकि WWE में आने से पहले DDP WCW में थे, और ना ही वहां पे वन ऑफ द रेसलर्स थे, लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स थे, और WCW के वर्ल्ड चैंपियन भी बने थे। तो जब WWE में इनका आना हुआ तो सबको उम्मीदें लगी हुई थी कि हाँ ये बहुत बड़ा सुपरस्टार है जो कि अब WWE में आ चुका है, लेकिन एट द एंड उनका कुछ खास यूज नहीं हुआ, और इस वजह से उनका WWE करियर भी एक डाउनफॉल पे चला गया। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है गेल किम का। और ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि इतने लंबे समय तक WWE ने गेल किम को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करा हुआ था, लेकिन तब भी उनके साथ कुछ खास नहीं करा। अगर मैं आपको बताऊं तो गेल किम इज वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स इन द वर्ल्ड अगर हम फीमेल डिवीजन की बात करते हैं, लेकिन तब भी WWE ने इनको उस तरीके से यूज नहीं करा। और शायद क्योंकि उस समय विमेंस एवोल्यूशन रेवोल्यूशन नहीं थी और सिर्फ डिवास डिवीजन पे फोकस करा जाता था, उस वजह से हो सकता है कि गेल किम उतना सक्सीड नहीं कर पाई WWE में। लेकिन जब ये TNA के अंदर गई गाइस तो एक ऐसा इंपैक्ट इन्होंने डाला कि वहां की जो नॉकआउट्स डिवीजन थी उसको इन्होंने बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। यानी कि रेसलिंग मैचेस जो थे वो बहुत अच्छे हो रहे थे, और ओवरऑल अगर हम हिस्ट्री देखेंगे TNA के नॉकआउट्स डिवीजन की तो उसका बहुत बड़ा पार्ट है गेल किम, क्योंकि वहां पे वो चैंपियन भी रही हैं और बहुत बड़ा स्टार बनने का भी उनको मौका मिला। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है मैट सिडल यानी कि एवन बॉर्न का। और अगर हम देखें तो WWE के अंदर ऐसा नहीं था कि इनका करियर बिल्कुल एक बहुत बड़ा फ्लॉप रहा था, लेकिन जितनी पोटेंशियल इनके अंदर थी, जो फैंस इनको देखना चाहते थे बनते हुए, वो ये कभी इस कंपनी के अंदर नहीं बन पाए और उतना सक्सेस इनको कभी नहीं मिला। तो फाइनली इनको छोड़ना पड़ा WWE को, और क्योंकि इनको दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हाई फ्लाइंग रेसलर भी माना जाता था, तो इनको ये बात पता थी कि भाई मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। और ये PWG में गए, ये न्यू जापान के अंदर गए, रिंग ऑफ ऑनर में गए, और यहाँ तीनों ही कंपनीज के अंदर इन्होंने बहुत सारे टाइटल भी जीते। इनफैक्ट TNA का एक्स डिवीजन टाइटल भी जीता, और जितना सक्सेस
WWE इनको कभी नहीं दे पाती शायद, और अगर 10 साल भी वहां पे रुकते उतना इनको उससे कम टाइम में जो है इन 3 प्रमोशंस में मिल गया। नंबर 2 की हम बात करते हैं गाइस, तो शायद आप इस चीज को एक्सपेक्ट भी करेंगे कि ये नाम इस लिस्ट में होना चाहिए, और वो है कोडी रोड्स का। क्योंकि जब डस्टी रोड्स थे उनकी इतनी बड़ी लेगेसी थी WWE के अंदर, और गोल्ड डस्ट साथ साथ कोडी रोड्स ये ऐसे लोग थे जिनके पास जनरेशनल टैलेंट था, जिनके पास कैपेबिलिटी थी, लेकिन WWE ने कोडी रोड्स को हमेशा एक मिड लेवल का ही सुपरस्टार माना, और अपने पूरे WWE करियर में कोडी रोड्स एक बार भी टॉप वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए। और शायद उनकी बहुत लॉयल्टी थी WWE के साथ, जिस तरीके से उनके रिलेशनशिप थे, और इसी वजह से वो इतने सालों तक तब भी WWE में काम करते रहे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब कोडी रोड्स को लगा कि भाई ये मेरे को इंडिविजुअली बहुत हर्ट कर रही है चीज, यहाँ पे मेरा कुछ है नहीं, और उन्होंने WWE को फाइनली छोड़ने की डिसाइड करी। वो रिंग ऑफ ऑनर के अंदर चले गए जहां पे उनको वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका मिला, NWA का भी वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका मिला, और अब वो ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर एक एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट का रोल परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ के साथ एज अ रेसलर वो TNT चैंपियन में हैं। तो इतना ज्यादा सक्सेस उनको WWE से दूर जाके मिलना होता। अगर ये बात कोडी शायद पहले जानते तो वो बहुत पहले ही WWE को छोड़ सकते थे, लेकिन गाइस दिस इज अ प्राइम एग्जांपल इन दिस लिस्ट। और फाइनली गाइस नंबर 1 पे नाम आता है द क्लीनर केनी ओमेगा का, और बहुत सारे फैंस को शायद बात पता भी नहीं होगी कि एक पॉइंट ऐसा था जब WWE के साथ केनी ओमेगा साइन कर चुके थे, और तभी ये लिस्ट में भी आते हैं, क्योंकि WWE ने उनको कभी एज अ रेसलर भी नहीं देखा। यानी कि जो परसेप्शन थी, जो थिंकिंग थी केनी ओमेगा के रिगार्डिंग, वो ये थी कि ये बंदा कभी भी इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से ओमेगा जो है वो WWE की डेवलपमेंटल टेरिटरी से भी आगे नहीं बढ़ पाए, कभी उनको मौका नहीं मिला परफॉर्म करने का, और कुछ समय बाद बेसिकली वो यहाँ से चले गए, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि उनमें बहुत टैलेंट है और वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। और जब से वो WWE छोड़कर गए हैं, बाकी गाइस पूरी चीज हिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि IWGP हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं, वो टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं, मल्टीपल टाइटल्स जीते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अब वो जब ऑल एलीट रेसलिंग में आए एक और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, और अब वो बन चुके हैं वहां के टैग टीम चैंपियन। तो ओमेगा की तारीफ हम जितनी करें उतनी ही कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने जो इंडिविजुअल लेवल पे अचीव करा है वो बहुत कम ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो इस चीज को मैच कर सकते हैं। तो गाइस ये थे ऐसे 7 सुपरस्टार जो WWE में उतने खास कभी कुछ अचीव नहीं कर पाए, लेकिन दूसरी कंपनीज में जाके बन गए टॉप चैंपियंस। अगर आपको लगता है मैंने कोई नाम मिस कर दिया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को और ऐसे कंटेंट के लिए करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।